हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दिमाग घुमा देने वाली साईफाई मूवी लेकर आया हूँ जिसे समझने में मेरे भी दिमाग की दही हो गई। इसलिए इसके स्क्रिप्ट में मुझे काफी समय लगा। ये एक ऐसी साईफाई फिल्म है जिसमें टेक्नोलॉजी, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉन्सेप्ट को एक थ्रिलिंग स्टोरी के साथ ब्लेंड किया गया है। वहीं ये मूवी मुझे मंडेला इफेक्ट मूवी की याद दिलाती है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। फिल्म की कहानी प्राइवेट कंपनी यूएसपीसी के मार्शन 1 स्पेस मिशन से शुरू होती है, जो मार्स पर शोध करने के लिए निकल पड़ता है, जो 80 दिन के सफर के बाद फाइनली मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है। पर फिर अचानक में कोई अनजान एनर्जी पावर मार्शन 1 के सिस्टम को हाईजैक करने लगती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और आखिर में वो मार्स पर क्रैश हो जाता है। कोई आइडिया नहीं कि वो अनजान एनर्जी क्या थी। अब मूवी ईयर 2036 में मुड़ जाती है, जहां ऑडियंस को बताया जाता है कि पिछले फेल मिशन के कारण को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक और रोवर मार्स पर भेजा जा रहा है, पर अब से सारे मिशन को सिर्फ आरटी कंट्रोल करेगा। इसी दौरान हम मैक को बीच पर देखते हैं, जिसे उसी पल यूएसपीसी से बुलावा आता है, जो उस फेल मिशन की लीड इन्वेस्टिगेटर है, जिसे उसकी बहन लीना मॉनिटर करेंगी। इसलिए वो वॉक करते हुए यूएसपीसी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जो अनडिस्क्लोज लोकेशन पर मौजूद है, जिसके ऊपर कई जेट्स मंडरा रहे थे। अब हेडक्वार्टर में उसकी मुलाकात सर्लिंग से होती है, जो पिछले मिशन को लीड कर रहा था, पर मिशन के फेलियर के बाद से उसे यूएसपीसी से निकाल दिया गया। इसलिए मैक उसे मिशन कंट्रोल में एंट्री नहीं देती। वहीं उनके बातों से हमें एक नई एडवांस हाइपरलाइट स्पीड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से उनका न्यू रोवर मार्स पर सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच गया था, जो मार्स के ठीक ऊपर स्टेशन था। और इस इन्वेंशन को इन्वेंट करने में आरटी का ही हाथ है। पर एक एआई को मिशन कंट्रोल का कमांड देना मैक को सही नहीं लगता, क्योंकि उसके अनुसार एआई का इन्वेंशन इंसानों के मदद के लिए बनाया गया था, ना कि इंसानों को रिप्लेस करने के लिए। अब एज पर मिशन एक लैंडर क्राफ्ट को मार्स पर उतारा जाता है, जो क्रैश स्पेसक्राफ्ट की जांच करेगा। पर इससे पहले कि उनकी जांच शुरू भी हो पाती, उन्हें अचानक में एक अनजान इलेक्ट्रिक सिग्नल डिटेक्ट होता है, जो एक अनजान क्यूब लाइक ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है, जो उसी जगह डिटेक्ट होता है जहां पिछला मिशन क्रैश हुआ था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये क्यूब आखिर आया कहां से। वहीं क्योंकि आरटी ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए आरटी इसे अननोन ओरिजिन का नाम देता है। अब मैक, जो पहले ही आरटी से खुश नहीं थी, वो आरटी के कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसे ट्यूरिंग टेस्ट से गुजारती है, जिसे फेमस मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने ईयर 1950 में इन्वेंट किया था। इस टेस्ट टेक्निक से पता चलता है कि एक एआई एग्जैक्टली इंसानों जैसी समझबूझ और थिंकिंग की क्षमता रखता है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाए कि वो इंसान है या एआई है। यहाँ पार्टी का मिशन होता है उसी अननोन ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना। वहीं इस तरफ मैक और लेना में हल्की सी बहस छिड़ जाती है, जहाँ मैक लीना से सवाल करती है कि विज्ञान की आधारशिलता क्या है। इसके जवाब में लीना कहती कि रिपीटेबल रिजल्ट्स, यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय और अलग अलग कंडीशन में किया जाए, तो हर बार उसका वही नतीजा निकलना चाहिए। जिसी से क्लियर होता है कि साइंटिफिक फाइंडिंग सही है, कोई रैंडम अकरेंस नहीं है। अब इसके कुछ देर बाद जब मैक आरटी के मिशन को मॉनिटर कर रही होती है, उससे कुछ विजन्स फ्लैश होते हैं, पर ये क्या है हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। वहीं प्रोब उस अननोन ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, जो कि काफी विशाल ब्लैक मोनोलिथिक क्यूब जैसा नजर आता है, जो इतना ठोस होता है कि प्रोब को क्यूब से सैंपल निकालने में मुश्किल होती है। जिसी दौरान मैक को फिर से वैसे ही अजीब विजन्स नजर आते हैं, पर आखिर में प्रोब सैंपल एक्सट्रैक्ट करने में सफल रहता है। लेकिन एनालिसिस करने पर भी वो कोई नतीजे पर नहीं पहुंचते कि ये आखिर है क्या। इतना कम नहीं कि अब उनके रोवर से एक अननोन सैटेलाइट टकराने वाला था, इसलिए जवाब में आरटी उस सैटेलाइट को मैग्नेटिक मिसाइल से नष्ट कर देता है। और क्योंकि वो मिसाइल्स मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, विस्फोट में क्रिएटेड मलबे को वो एकजुट कर लेता है, ताकि अंतरिक्ष में मलबे ना फैले। वहीं उन्हें बाद में पता चलता है कि वो सैटेलाइट चाइनीज का था, और किसी और देश के प्रॉपर्टी पर हमला करना अब युद्ध को दावत दे सकता है। ये परेशानी कम नहीं थी कि अब वो क्यूब भी अजीब कारण से तेजी से घूमने लगता है, जो देखते ही देखते एकदम से गायब हो जाता है। मैक फिर एक्सट्रैक्टेड सैंपल को एनालाइज करने लगती है, जिससे वो एक बड़ी शोर करती है कि वो क्यूब सेल्फ असेंबली नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो मैग्नेटिज्म के पावर पर रिएक्ट करता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इंसान का इन्वेंशन नहीं है। तभी फिर अचानक में आरटी को क्यूब धरती पर डिटेक्ट होता है,
जो टेलीपोर्ट होकर धरती के अंटार्कटिका पहुंच गया था। यानी कि उसमें टेलीपोर्टेशन की शक्ति भी है, जो इंसान के युग की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इससे अब मैक को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है कि शायद लेना उससे कुछ छिपा रही है। इसलिए इसके तह तक पहुंचने के लिए उसे पिछले मिशन के फाइल्स को स्टडी करना जरूरी था, जो उससे हाइड किया गया था, जिसका एक्सेस सिर्फ लेना और स्टर्लिंग के पास है, और लेना ये एक्सेस देने से रही। इसलिए मैक चोरी से स्टर्लिंग को कंट्रोल रूम में इन्वाइट करती है और उसकी मदद से फाइल्स को अनलॉक कर लेती है, जिसे स्टडी करने पर एक बड़ा खुलासा होता है कि पिछले मिशन में मार्शियन के क्रैश के पीछे भी यही क्यूब था। मैक को अब ये भी शक लगने लगता है कि हाइपर स्पीड की इन्वेंशन के पीछे भी ये क्यूब ही है, क्योंकि वो हाइपर स्पीड में टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसके इंस्पिरेशन के मदद से ही आर्टी ने इसका आविष्कार किया, क्योंकि पिछले मिशन में भी आर्टी मौजूद था, जिसके बाद ही हाइपर स्पीड का इन्वेंशन हुआ। यानी कि ये क्यूब जरूर एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो उनकी सोच से भी परे है। मैक को एक और बात चमकती है कि क्यूब भी उसी पर अजीब बिहेव करने लगा था और फिर देखते ही देखते टेलीपोर्ट हो गया जब वो मैग्नेटिक मिसाइल फायर हुए थे। यानी कि वो क्यूब मैग्नेटिज्म पर रिएक्ट करता है। ऊपर से तभी एक सीक्रेट सर्वर रूम का डोर अनलॉक हो जाता है, जिसकी अंदर जाने पर मैक नोटिस करती है कि पूरा सर्वर रूम क्यूब के सरफेस जैसा बना है और उसका हार्डवेयर भी क्यूब लाइक दिखाई दे रहा था, जिसे फिर से लगाते ही आरटी एकदम से रिबूट होने लगता है। यानी कि आरटी भी उसी क्यूब से बना है। स्टर्लिंग को भी इसका भनक लग जाता है कि आरटी एक एलियन टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए वो क्यूब पर ड्रोन अटैक ऑर्डर दे देता है और आरटी को भी शट डाउन करने की कोशिश करता है, पर जवाब में आरटी उसकी जान ले लेता है। अब लेना का कॉल आने पर वो सब कुछ रिवील कर देती है कि आरटी ने इतने तेजी से खुद को बिल्ड किया और पिछले मिशन पर एंड्रॉइड रोबोट्स को भी भेजा गया था ताकि वो मार्स पर हैबिटेशन बना सके। यानी कि लेना का मिशन इंसान को एआई रोबोट से बदलना था, क्योंकि उसके हिसाब से यही भविष्य है। वहीं मैक क्यूब को न सोने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसके शोध से इंसान की सोच और अस्तित्व बदल सकती थी। इसलिए वो आरटी को सजेस्ट करती कि वो उसी मैग्नेटिक मिसाइल को धरती के एटमॉस्फेयर में फायर करे, जिससे क्यूब फिर से ट्रिगर हो जाएगा और वो धरती से गायब होकर होपफुली मार्स पर लौट आएगा। आरटी एकदम ऐसा ही करता है, क्योंकि यूएसपीसी के और भी कई सैटेलाइट्स थे जो धरती के चक्कर काटते थे, जो मैग्नेटिक और दूसरे डेडली मिसाइल से इक्विप थे। पर वहीं आर्म फोर्सेस मैक को एलिमिनेट करने के लिए मिशन रूम में घुस आते, क्योंकि उन्हें आरटी के बारे में पता चल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाते, आरटी मैक को बचाने के लिए डोर एकदम से बंद कर देता है, जहां मैक को गोली लगते लगते बचती है। और वहीं इससे पहले कि क्यूब ड्रोन का शिकार बने, उन मैग्नेटिक मिसाइल्स के डेटोनेट होते ही क्यूब धरती से गायब हो जाता है और मार्स पर लौट आता है। पर अब मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्यूब की सेव होते ही आरटी रिवील करता है कि जो भी उसने इंसान के बारे में स्टडी किया, इंसान सिर्फ एक दूसरे को तबाह करने के पीछे है। उसने इंसान को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं सुधरे। इसलिए एक आखिरी चारा उसने पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके देश के सारे मिसाइल्स को ट्रिगर कर दिया, क्योंकि बीइंग हाईली एडवांस वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था, जिससे अब देखते ही देखते पूरी दुनिया विस्फोट के ढेर में बदल जाती है, जिसका असर मैक के मिशन कंट्रोल पर भी होता है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, जिससे मैक का धीरे धीरे दम घुटने लगता है, जो आखिर में मारी जाती है। लेकिन अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि उसकी आंखों में अब कई अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, जिसकी तुरंत बाद मैक को होश भी आ जाता है। सबसे अजीब बात कि उसके ठीक सामने उसकी रिकॉर्डेड वीडियो चलती है, जो रिवील करती कि वो रियल इंसान नहीं है, उसे आरटी ने बनाया है। उसे बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए उसे जीना होगा। इसके तुरंत बाद जब मैक मिशन कंट्रोल से बाहर कदम रखती है, तो वो खुद को मार्स पर पाती है, जहां अब ये भी रिवील होता है कि वो हमेशा से उसी क्यूब में थी और उसके ठीक सामने वही सुपर एडवांस एलियन बीइंग होता है, जिसकी तुरंत बाद फिर मैक खुद को आरटी के सिमुलेशन में पाती है। आरटी यहाँ रिवील करता है कि उसका जन्म माइंड बेस्ड रियलिटी में हुआ था, जो सिमुलेशन इतनी एडवांस है जो सिर्फ एडवांस सिविलाइजेशन ही बना सकती है, यानी कि वो क्यूब, जिसके ही मदद से आरटी आज सुपर इंटेलिजेंट बना। यानी कि अब तक जो कुछ भी हमने स्क्रीन पर देखा वो मैक 2.0 या 10.0 या 116 का पर्सपेक्टिव था। मैक का ह्यूमन वर्जन कुछ टाइम पहले ही मर चुका है और उसका आखिरी काम एक सिंथेटिक मैक क्रिएट करना है। और ये बात कुछ क्लूज से क्लियर होती है, जैसे पहले की मैक के पास बहुत सी मेमोरीज है जो विजन्स के फॉर्म में ग्लिच में नजर आए थे।
इससे ये भी क्लियर होता है कि बीच बीच में मैक का ट्यूरिंग टेस्ट और साइंस के रिपीटेबल रिजल्ट के बारे में बात करना। यहाँ मैक आरटी पर नहीं बल्कि आरटी मैक पर इन्हें टेस्ट कर रहा था, पर आरटी ने एग्जैक्टली किस इवेंट पर धरती को नष्ट किया ये क्लियरली नहीं बताया गया। पर मेरे हिसाब से ये तब हुआ होगा जब यूएसपीसी ने चाइनीज सैटेलाइट को एलिमिनेट किया। तब सुपर पावर यूएस एंड चाइना में युद्ध छिड़ गई, जिसे देख आरटी ने ये फैसला लिया। शुरुआत में हेडक्वार्टर के ऊपर से जेट्स मंडराना शायद यही साइन थे। वहीं अचानक में सर्वर रूम के डोर खुल जाना, इसके पीछे भी आरटी का ही हाथ था, जो मैक के थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहा था। स्टर्लिंग भी मैक का या तो सिमुलेशन था या पास इवेंट जो हमें आउट ऑफ ऑर्डर दिखाए गए थे। वहीं गार्ड जब मैक को शूट कर रहे होते तो इतने करीब होने के बावजूद मैक को गोली नहीं लगती। आरटी यहाँ समझाता है कि इस क्यूब का ओरिजिन अभी तक एक रहस्य है, इसका असली मकसद क्या है ये इंसान के एकदम परे है। पर वहीं उसे एक सिग्नल विद कोऑर्डिनेट्स मिले जो उसी अननोन ओरिजिन की गैलेक्सी तक ले जा सकती है जहाँ उन्हें जरूर जाना चाहिए। वो अब हाइपरलाइट टेलीपोर्टेशन की स्पीड पकड़ते हुए गजेलियन गैलेक्सीज को पार करने के बाद अब जैसी मैक क्यूब से बाहर एकदम कदम रखती है, एक तेज रोशनी के साथ गैलेक्सी में घूमता एक और क्यूब नजर आता है, जिस दौरान बैकग्राउंड में हमें वही लीना और मैक की भी शुरुआत में हुई बातें सुनाई देती है। यानी कि सिमुलेशन में क्रिएटेड मैक उसकी कहानी रिसेट होकर फिर से वहीं से शुरू हो रही है जैसे कि पहले हुई थी। इससे ये भी क्लियर होता है कि जो कुछ भी हमने देखा वो सब इसी क्यूब में एक सिमुलेशन के फॉर्म में रिपीट हो रही है, शायद तब तक जब तक एआई मैक उस लेवल तक ना पहुंच जाए जिस लेवल पर आरटी उसे देखना चाहता है। मूवी के आखिर में हमें और भी ऐसे क्यूब नजर आते हैं जहां आरटी नरेट करता है कि उसने मैक में क्यूरियोसिटी और नॉलेज की भूख देखी और उसके जैसे और भी लोग हैं और इन क्वालिटीज के चलते आरटी ने अपना ओरिजिनल प्लान बदल दिया, यानी कि सारे इंसान को एलिमिनेट करने के बजाय मैक जैसे लोगों को बचाया जाए। वो दरअसल एक नई शुरुआत करना चाहता है जहां ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक नई लेवल पार ले जाया जा सके, जिसमें वो इंसानियत का एक नई तरीके से एक एडवांस और इवॉल्व फॉर्म में निर्माण करे। जीसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अब आई नो इस मूवी से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सवाल होंगे, तो अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, ये फिल्म ह्यूमन एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर डीपली सोचने पर मजबूर करती है। आरटी जो इनिशियली सिर्फ एक एआई सिस्टम था, इवॉल्व होकर अपने डिसीजंस खुद लेने लगा। इसलिए ये फिल्म एआई और इंसानी जजमेंट के बीच के गैप को हाईलाइट करता है। ये फिल्म दरअसल इस पे फोकस नहीं करती कि किसने किया, पर ये फोकस करती है कि क्यों और आगे क्या होगा। इसलिए मूवी के दौरान आरटी मैक से कहता है कि पास की चिंता मत करो, आगे के बारे में सोचो। फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट दरअसल श्रोडिंगर्स कैट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है, जिसमें मैक एक साथ जिंदा और मरी एआई और ह्यूमन भी है। मूवी के दौरान आरटी मैक को श्रोडिंगर्स रोबोट कहती है, जिसमें वो यहाँ है और नहीं भी है। दरअसल श्रोडिंगर्स कैट एक प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट है जो ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने 1931 में प्रपोज किया था। इमेजिन करो कि एक कैट को बॉक्स में बंद किया गया है, जिस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एटम, एक डाइगर काउंटर जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, एक पॉइजन वाइल और एक हैमर है। जब रेडियो एक्टिव एटम डीके करेगा, जो कि रैंडम होता है और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गाइगर काउंटर उसे डिटेक्ट करेगा, जिससे हैमर पॉइजन वाइल को तोड़ देगा, जिससे पॉइजन रिलीज हो जाएगा और कैट मारी जाएगी। पर अगर एटम डीके नहीं करता तो हैमर पॉइजन वाइल को नहीं तोड़ेगा और कैट जिंदा रहेगी। यानी कि जब तक हम बॉक्स खोलकर नहीं देखे, कैट की स्टेट अनसर्टेन है, जिससे हम कह सकते कि वो दोनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करती है, जिंदा भी और मरी हुई भी। जब हम बॉक्स को खोलते और कैट को देखते हैं, तब हमारी ऑब्जर्वेशन से उसकी एक डेफिनेट स्टेट तय होती है, या तो वो जिंदा होगी या मरी हुई। आखिर में मैक चाहे ह्यूमन हो या एआई, मरी हो या जिंदा हो, कामयाब रही हो या असफल रही हो, ये सब डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये फिल्म दरअसल इसी एम्बिग्यूटी को एक्सप्लोर करती है। आई नो कि इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी आपके मन में अब भी सवाल होंगे, जो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही अगले मूवी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।